ओमवती जी। हाँ जी। रेडी हो मैम? हाँ जी। ठीक है, मैं बच्चों को एंट्री करवा रहा हूँ। ठीक है सर। शुरू कर सकते हैं, आपको को होस्ट मैंने बना दिया है। हाँ। ओके। ठीक है मैम, आप शुरू कर सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे। एक मिनट। हेलो रॉबिन जी। हेलो। जी मैम। शुरू कर सकती हूँ? हाँ जी। शुरू कर सकते हैं मैम, आप बिल्कुल। अ, पर अभी मुझे वो एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ शुरू ना। जी मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेसन का टॉपिक है वर्क एड्स। रॉबिन जी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्लाइड नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैम? एक तो मुझे मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है और ऊपर से स्लाइड भी मूव नहीं हो रही है। नहीं मैम, हम तो आपको देख पा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक काम कीजिए, हाँ जी। आप अपना प्रेजेंटेशन खोलिए। जब खुला हुआ है सर। आप शेयर स्क्रीन ऑप्शन चूज कर लीजिए। हाँ तो सर वो शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। शेयर स्क्रीन ऑप्शन होगा मैम, वहां पे आप अपने स्लाइड को चूज कीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, शेयर स्क्रीन कर दूँ? ठीक है। हाँ, अब ठीक है सर। जी बिल्कुल मैम, हमें आपकी स्क्रीन दिख पा रही है अभी। हाँ, अब दिख रही है, ठीक है सर। सर अब करती हूँ मैं शुरू ना। जी मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है, सर स्क्रीन मूव नहीं कर रही है। एंटर दबा सकते हैं मैम, एंटर दबाइए। सर कुछ नहीं हो रहा है इसमें तो। फ्रंट एरो दबाइए, राइट हैंड साइड वाला एरो। क्या सर? ये प्रेजेंटेशन है ना मैम, हाँ हाँ सर। इस पे राइट हैंड साइड वाला एरो दबाइए, उससे स्लाइड ट्रांजिट हो सकती है। सर मूव नहीं कर रही है, अप एंड डाउन भी नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एरो दिखेगा, कोई दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एरो? और हाँ सर।
राइट नहीं, हाँ ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्क एड्स फॉर गारमेंट इंडस्ट्री। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि कोई भी काम हम करते हैं तो सब काम से रिलेटेड वर्क एड्स अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें भी हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्क एड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हमारा आज का टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है 49 नंबर पेज पर, और हमारे सिलेबस में सारी गारमेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो जो वर्क एड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी को। तो इसलिए वर्क एड्स स्विंग टेक्नोलॉजी का एक हम सब टॉपिक कह सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक का जो उद्देश्य है वो है कि गारमेंट इंडस्ट्री में हम जितने भी वर्क एड्स को हम लिस्ट आउट कर सकें, और एक गारमेंट के लिए हमें किस तरह के वर्क एड्स की आवश्यकता पड़ सकती है ये हम पहचानने की कोशिश कर सकें। और जो भी वर्क एड्स आप जानते हैं या आज हम पढ़ेंगे तो उनकी हम समीक्षा कर सकें। वर्क एड्स की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि जो भी वर्क एड्स क्या होते हैं कि कोई भी उपकरण या उपकरण का पार्ट जिससे कि आपके काम करने में तेजी आती है ना, काम उत्पादन में तेजी आती है, और उस इक्विपमेंट या पार्ट से आपका जो वर्कर है वो बहुत आसानी से काम कर सकता है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर सकता है। तो यदि ऐसा होगा, आसानी से काम होगा और क्वालिटी वाला काम होगा, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो जो भी ऐसा इक्विपमेंट है आपका या एक इक्विपमेंट का पार्ट है जो गारमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एक आपके जो वर्कर्स हैं उनको अच्छी तरह से काम करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि आपके लागत में कमी आती है, तो वो आपके वर्क एड्स कहलाते हैं। अब वर्क एड्स के उद्देश्य क्या है? वो कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री में जब टूल इक्विपमेंट प्रॉपर हैं, उनसे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर वर्क एड्स की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? ठीक है, तो वर्क एड्स की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है मतलब वर्क एड्स बनाने के ज़रूरत है, इसीलिए उसके उद्देश्य भी हैं कि वर्क एड्स से आपका जो गारमेंट होता है उसमें क्वालिटी आती है। ठीक है, दूसरा जो मैकेनिक जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत इजीली काम कर पाते हैं, और एक जो प्रोडक्शन में हैंडलिंग टाइम होता है, हैंडलिंग टाइम से मतलब है कि सपोज एक शर्ट को बनाने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन आप 4 घंटे तो मशीन रन नहीं कर रही है, बाकी का टाइम मशीन तो लगभग 1 घंटा रन करेगी, और बाकी का जो आपका टाइम है वो आपका जो कंपोनेंट्स है शर्ट के उनको हैंडल करने में, बॉबिन में धागा भरने में, मशीन को देखने में, अपने पर्सनल काम पे, इन सब काम में टाइम जाता है। तो ये जो टाइम होता है ये आपका कहलाता है हैंडलिंग टाइम। तो आपका हैंडलिंग टाइम कम होगा उनसे, तो जब ये सारी चीज़ें कम होंगी तो डेफिनेटली आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो कॉस्ट कम आएगी। तो इतने सारे जो काम हैं वो आपके वर्क एड्स से हो सकते हैं, इसलिए हमको वर्क एड्स की जरूरत पड़ती है। तो वर्क एड्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और ऑपरेटर के वर्कलोड को कम करता है, हैंडलिंग टाइम रिड्यूस करता है, और जो गारमेंट की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करता है, और इन सब का इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉस्ट पर। अब जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे वर्क एड्स आपको मिलेंगे। तो ये वर्क एड्स बढ़ भी सकते हैं, है ना, जितने आज हैं ये नहीं है आज जितने हैं उतने ही रहेंगे, हमेशा ये बढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क एड्स होने की वजह से अब इनको हम समझने के लिए किस तरह से कैटेगराइज करें, तो उसके लिए मैंने इनको कैटेगराइज किया है 4 तरह से। रॉ मटेरियल वेयर हाउस में जो अटैचमेंट काम में आएंगे, सॉरी जो वर्क एड्स काम में आएंगे वो
कटिंग डिपार्टमेंट में, स्विंग डिपार्टमेंट में और आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो ये चारों डिपार्टमेंट में आपके जितने वर्कर्स काम में आते हैं या अभी होते हैं, वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रॉ मटेरियल वेयर हाउस में जो वर्कर्स हम यूज़ में लाते हैं। रॉ मटेरियल में हम 2 तरह के वर्कर्स पढ़ेंगे, फैब्रिक ट्रॉली और फैब्रिक रोल फॉक लिफ्ट। तो फर्स्ट है फैब्रिक ट्रॉली। क्या होता है कि वर्क वेयर हाउस में आपका जो भी प्रोडक्शन होना है, तो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉ मटेरियल पूरा आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फैब्रिक आता है आपका। तो वेयर हाउस में क्या करते हैं कि फैब्रिक को स्टोर करने के लिए स्टोरेज ट्रॉली होंगी, और फैब्रिक को वेयर हाउस से कटिंग डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए आपको ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रॉली की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, यदि हम एक लेबर की सहायता से इनको भेजेंगे तो ये गंदा होने के चांस रहेंगे और ज़्यादा मेहनत भी होगी। तो इस मेहनत को बचाने के लिए और हमारा जो फैब्रिक है वो गंदा नहीं हो, इसके लिए हम इस जगह ट्रॉली का यूज़ करेंगे। तो ये ट्रॉली होंगे आपके 2 तरह के, एक मूवेबल और एक फिक्स। तो मूवेबल ट्रॉली वो होती हैं जो कि आपका वेयर हाउस से फैब्रिक को कटिंग डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए काम आएंगी, और फिक्स्ड ट्रॉलीज होंगी जो आपके वेयर हाउस में मटेरियल को अच्छे से स्टोर करने के काम में आएंगी। तो इस तरह की ट्रॉली आपकी होती है जो कि वेयर हाउस से कटिंग डिपार्टमेंट में फैब्रिक रोल्स को लेकर जाएगी, जिससे कि आगे कटिंग प्रोसेस हो सके। और इस तरह की ट्रॉलीज आपकी होंगी जो कि आपको वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए सुविधा देगी। यदि इस तरह से हमारा कपड़ा वेयर हाउस में अच्छे से स्टोर रहेगा तो आपको सैम्पलिंग में बहुत आसानी रहेगी, आप अच्छे से आप फैब्रिक को सेलेक्ट कर सकेंगे और आपका फैब्रिक भी गंदा नहीं होगा। और इस तरह की जो ट्रॉली होती है, इनको आप फैब्रिक स्टोरेज ट्रॉली में भी काम में ले सकते हैं, और इसको आप वेयर हाउस से स्विंग डिपार्टमेंट में भेजने के लिए भी, रोल्स को भेजने के लिए भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फैब्रिक रोल फॉकलिफ्ट। ये क्या होता है कि जैसे हमने शॉप से फैब्रिक खरीदा, तो फैब्रिक के बहुत सारे रोल्स आएंगे, तो उन रोल्स को ट्रक से लाके और वेयर हाउस में रखने के लिए हमें लेबर की जरूरत होगी, लेकिन ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा और इस दौरान आपका कपड़ा गंदा भी हो सकता है। तो ये आपका कपड़ा गंदा नहीं हो और लेबर भी बचे, इसके लिए यहाँ पर हम इस तरह की ट्रॉली को यूज में लेंगे, इस तरह की ट्रॉलीज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये आगे जो ये रॉड होती है, इस रॉड में जो फैब्रिक का रोल का जो पार्ट होता है वो इंसर्ट हो जाता है, और आपका फैब्रिक आराम से कहीं भी आप मूव कर सकते हो। यदि इस तरह से आपका ये रॉड में फैब्रिक आ जाता है। तो ये कैसे काम करता है इसका मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। सेकेंड, ये देखिए इस तरह से आपका फैब्रिक के रोल को लेके और आपकी जो ट्रक से लेके और रैक में रख सकती है, और रैक से लेके ट्रक में रख सकती है। तो इससे आपका फैब्रिक गंदा नहीं होता है और आपके जो लेबर है वो भी आपकी बचती है। मैम आप YouTube का वीडियो दिखा रहे हैं? ठीक है। और नेक्स्ट, जब आपका फैब्रिक वहाँ से ट्रक से आपको लोड करना होता है, ट्रक से आपका वेयर हाउस में लाना होता है,
तो उसमें भी आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैम हमें आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मैम, आपको इसको बंद करके वीडियो चला के शेयर करना पड़ेगा मैम। ओके पहले सर, मैं चलो मैं छोड़ देती हूँ सर इसको, ठीक है। तो अभी वीडियो नहीं देख पा रहे, इसके लिए ये आपके ये लिंक है जो आप कॉपी कर सकते हैं और आप वीडियो देख लेंगे ना। नेक्स्ट है हमारा कटिंग डिपार्टमेंट। तो अभी हमने देखे दो वर्केट्स जो कि आपके वेयर हाउस से रिलेटेड थे, जहां हमारे कपड़े को स्टोर करते हैं हम, और वहां से कपड़ा आपका जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में। तो कटिंग डिपार्टमेंट में आपको सबसे पहले जो वर्केट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है फैब्रिक रोल स्टैंड। तो फैब्रिक रोल स्टैंड क्या होता है कि ये आपकी कटिंग टेबल है और कटिंग टेबल पर ये एक स्टैंड लगा हुआ है, इसमें फैब्रिक रोल है। तो ये जो स्टैंड है ये आपका कहलाता है फैब्रिक रोल स्टैंड, ठीक है। तो ये स्प्रेडिंग का काम करता है, जो कपड़े को टेबल पर कटिंग के लिए स्प्रेड करना होता है। तो ये फैब्रिक रोल स्टैंड आपका दो तरह का होता है, मूवेबल और फिक्स। मूवेबल क्या होता है कि जो आपका फैब्रिक है वो आपके रोल जो स्टैंड है उस वो रोल का स्टैंड आपका टेबल के ऊपर साथ साथ मूव करेगा, और जो फिक्स वाला है उसमें वो मूव नहीं करेगा, वो एक जगह स्टैंड रहेगा और सिर्फ फैब्रिक टेबल के ऊपर मूव करेगा। ये इस तरह से आपका ये कटिंग टेबल है, और कटिंग टेबल में ये आपकी लेयरिंग का कार्य हो रहा है। तो लेयरिंग के काम में आपका ये जो ये है फैब्रिक रोल स्टैंड, इसमें फैब्रिक का रोल लगा हुआ है और ये टेबल पे मूव करेगा साथ साथ। इस तरह से आपका फैब्रिक रोल पूरा यहाँ लगा होगा और ये मूव करके लेयरिंग का कार्य करेगा। नेक्स्ट होता है आपका फिक्स वाला ये रोल स्टैंड। तो इसमें इस तरह से आपका कटिंग टेबल के ऊपर यहाँ पर फिक्स रहेगा, और फिक्स के बाद ये सिर्फ कपड़ा जो है आपका कटिंग टेबल पर मूव करेगा और लेयरिंग का काम करेगा। फिर होता है आपका लेयरिंग वेट, लेयर वेट। तो जब आपने कपड़े की लेयर्स बना ली, तो लेयर्स बनने के बाद वो कपड़ा थोड़ा सा हिल सकता है। तो वो थोड़ा हिले ना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा वेट रख देते हैं, जिससे कि वो कपड़े की लेयर्स स्थिर रहें। क्योंकि यदि जरा सी भी कपड़े की लेयर्स गड़बड़ हुई तो हमारा कटिंग का काम गड़बड़ हो जाएगा, और कटिंग यदि गड़बड़ हुई तो हमारा प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे असर पड़ते ही हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्वालिटी और कॉस्ट दोनों इफेक्टिव हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा ये जो लेयर वेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो लेयर वेट आपका इस तरह का होता है। तो इस तरह के लेयर वेट को आप फैब्रिक लेयर बनने के बाद उसके ऊपर रख देंगे, उसके बाद आप मार्किंग का काम आराम से कर सकेंगे। तो नेक्स्ट होता है हमारा क्लॉथ क्लैंप। जब आपकी लेयर्स बन गई, तो लेयर्स बनने के बाद जब हमने उसकी लेयर्स को स्थिर रखने के लिए जब हम ये चीज काम में ले रहे हैं, क्लॉथ क्लैंप, लेयर वेट, तो ये तो आपको बीच से उसको स्थिर रखेगा, लेकिन साइड से जो सैल्वेज वाला पोर्शन है, तो सैल्वेज आपकी हिले ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉथ क्लैंप काम में लेंगे। तो ये आपको फैब्रिक के लेयर्स को साइड से स्थिर रखता है, और जो आपका लेयर वेट है ये उसको मिडिल से स्थिर रखता है। तो ये इस तरह का होता है जो आपके कॉर्नर से टेबल के साथ फैब्रिक के लेयर्स को पकड़ के रखेगा। ये सारे आपके स्प्रेडिंग इक्विपमेंट एक साथ मैंने आपको शो किए। इसमें ये आपका टेबल है, ये आपका फैब्रिक रोल स्टैंड, ये फैब्रिक क्लैंप्स और ये फैब्रिक वेट्स। फैब्रिक वेट्स अलग अलग वेट के होते हैं। यदि आपकी लेयर्स कम है तो आप कम वेट का फैब्रिक वेट यूज कर सकते हैं, और ज्यादा है तो ज्यादा का यूज कर सकते हैं। यहाँ ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी कटिंग टेबल है ये तो आपका मेन इक्विपमेंट है ना? और ये आपके वर्क एड्स हैं। वो कैसे कि कटिंग टेबल के बिना तो स्प्रेडिंग नहीं हो सकती, और काम है हमारा कटिंग डिपार्टमेंट में मेन स्प्रेडिंग का, फैब्रिक स्प्रेडिंग का। तो यदि टेबल के बिना स्प्रेडिंग नहीं हो सकती, लेकिन यदि आपके पास फैब्रिक रोल स्टैंड नहीं है, आपके पास फैब्रिक क्लैंप नहीं है, आपके पास फैब्रिक वेट नहीं है, तो आपकी स्प्रेडिंग का काम हो सकता है। तो इस कारण ये आपके वर्क एड्स कहलाते हैं कि ये काम को करने में सिर्फ सहायता प्रदान कर रहे हैं, इनसे काम रुकता नहीं है ना, लेकिन आपके काम को इजी बना देंगे। लेकिन यदि टेबल नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा।
तो टेबल आपका मेन इक्विपमेंट है और ये आपके वर्क किट्स है। जब हमारा फैब्रिक का कटिंग हो गया तो सारे गारमेंट के सारे कंपोनेंट्स आपके कट गए, तो कटने के बाद आपको उनको स्विंग डिपार्टमेंट में भेजना है। अब यदि स्विंग डिपार्टमेंट में आप उनको मैनुअल आप भेज देंगे तो क्या होगा कि आपके जो सारे कंपोनेंट्स है वो हो सकता है मिक्स हो जाए, हो सकता है गंदे हो जाए, डस्ट लग जाए। तो इसके लिए उनको बहुत अच्छे से आपको कटिंग डिपार्टमेंट से स्विंग डिपार्टमेंट में भेजना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ बेकर्स ट्रॉली का यूज करते हैं कि प्रॉपर ट्रॉली होती है, उसमें आप सारे बंडल्स को रख के और फिर आप भेजेंगे। तो इस तरह की ट्रॉलीज होती है जिनमें आप बंडल्स को रख के और फिर भेज सकते हैं। और इस तरह की ट्रॉली में क्या करते हैं कि जैसे जैसे एक गारमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं तो चारों कंपोनेंट्स को अलग अलग रख के और फिर आराम से भेज सकते हैं। तो इससे आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा। अब कटिंग डिपार्टमेंट के बाद हम जाते हैं स्विंग डिपार्टमेंट में, और स्विंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वर्कएड्स काम में आते हैं। जितने भी हमारे वर्कएड्स हैं ज्यादातर स्विंग डिपार्टमेंट में ही यूज होते हैं। तो स्विंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमारी मशीन होती है। तो मशीन में मशीन टेबल एक्सटेंशन आपका सबसे पहला वर्कएड है। स्विंग मशीन टेबल एक्सटेंशन होता क्या है? आपका मशीन का ये टेबल है, तो टेबल का ये जो इतना पार्ट है ये आपको मशीन को फिक्स करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो पार्ट दिया हुआ है ये आपका कहलाता है स्विंग मशीन टेबल एक्सटेंशन। अब ये किस लिए दिया होता है? क्योंकि मशीन तो आपका इतने टेबल पर भी काम कर लेगा, लेकिन ये इसलिए दिया होता है कि आपका जो भी गारमेंट है उसको आप जितना भी बड़ा है उतना आप फैला के ढंग से काम कर सकें। यदि ये पार्ट नहीं होगा तो आपका जो गारमेंट है वो ठीक से हैंग नहीं करेगा, और हैंग नहीं ठीक से स्थिर नहीं रहेगा तो आप सिलाई का काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिलाई के काम को बहुत आसान करने के लिए इस पार्ट की बहुत जरूरत होती है। तो ये पार्ट आपका जो गारमेंट है उसके जिस तरह के कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट का शेप हम चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको काम करने में आसानी रहे। तो ये शेप जो चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम 4 प्रकार से लेते हैं: रेगुलर टाइप, कर्व टाइप, एंगल टाइप और शॉर्ट टाइप। तो ये 4 टाइप के जो आपके मशीन टेबल एक्सटेंशन है ये इनका लाइन स्केच है। तो लाइन स्केच इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप यदि मशीन टेबल एक्सटेंशन आप एक्सप्लेन करेंगे तो लाइन स्केच से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आप थ्योरी लिख के और साथ में लाइन स्केच बना दें। और यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो भी यदि लाइन स्केच आपको दे दिया और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मशीन टेबल एक्सटेंशन है तो आप आराम से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इनका जो सही रूप होता है, मतलब ओरिजिनल रूप इस तरह से दिखाई देता है, और यदि इन्हीं टेबल्स को आप मशीन में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये कर्व टाइप है, ये रेगुलर टाइप है, ये एंगल टाइप है और ये शॉर्ट टाइप है। तो जैसे आपको सपोज आपको लहंगा बनाना है तो आपको ये बहुत बड़ा एरिया चाहिए कि आपका लहंगा पूरा उस पर आराम से स्थिर है, या लॉन्ग गाउन्स बनाने हैं तो आपको इस तरह का टेबल एक्सटेंशन काम करने में सुविधा देता है। और यहाँ आपके वर्कर को खड़े होने के लिए, ऑपरेटर को खड़े होने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मशीन बेड। मशीन बेड क्या होते हैं कि ये जो मशीन है आपका, इसका ये वाला जो पार्ट है जहां पर कि मशीन के फीड डॉग हैं और लूप बनते हैं, तो वो जो जगह होती है ये इतना सा पार्ट आपका कहलाता है। ये मशीन बेड भी जो आपका गारमेंट है उसके कंपोनेंट कैसे हैं, उसमें किस तरह की सिलाई होनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे काम करने में आसानी होती है। तो इनको चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये 4 प्रकार के होते हैं: फ्लैट बेड, सिलेंड्रिकल बेड, पोस्ट बेड और फीड ऑफ द आर्म बेड। इनके भी लाइन स्केच है चारों के। ये देखिए, जो फ्लैट बेड होता है उसमें ये जो मशीन का सरफेस है, तो ये जो फीड डॉग और लूप बनाने का मैकेनिज्म जहां होता है वो आपके मशीन के टेबल के बराबर है। यहाँ आपका यही पार्ट इस शेप में आ जाता है ना, यहाँ पर ये पार्ट आपका इस शेप में आ जाता है और यहाँ ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ये चारों में कुछ ना कुछ खास बात है, इसलिए इनको इस तरह के मशीन
बेड्स बनाए जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं फ्लैट बेड। इस तरह का यदि होगा तो सिलेंडर बेड कहलाएगा। ये फीट ऑफ द आर्म बेड होगा, ये पोस्ट बेड होगा। तो फ्लैट बेड क्या होता है कि जिसमें आपका जो बेड है वो बिल्कुल मशीन की सतह के बराबर होता है। ये ज्यादातर लॉक स्टिच मशीन में काम में आता है। और इसमें क्या होता है कि फ्लैट सिलाई करने के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है इस तरह का बेड। आपको सीधी और फ्लैट सिलाई करनी है तो आप ये वाला बेड प्रेफर करेंगे। और इसमें जो आप काम कर रहे हैं तो उसका जो गारमेंट का पार्ट है उसको फैलाने के लिए बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ये आपका फ्लैट बेड होता है। फिर आपका सिलेंड्रिकल बेड क्या होता है कि इसमें आप यदि आपका कोई राउंड कंपोनेंट है ना, राउंड पार्ट आ रहा है, तो आप आराम से सिल सकेंगे। जैसे कि आपको स्लीव को आर्म होल में लगाना है या कफ को स्लीव में लगाना है, तो आपको ये जो आप गोलाई वाला पार्ट है उसको आप आराम से सिल पाएंगे। तो उसके लिए ये बेड इस तरह का होता है। तो इसमें क्या, ये सर्कुलर में होता है तो आपका जो स्लीव का पार्ट है वो आराम से गोलाई में घूम जाएगा। ऐसे आपको कफ लगाने में भी इसमें आराम रहेगा। यदि यही काम आप फ्लैट बेड से करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। पोस्ट बेड में जो आपका बेड वाला हिस्सा है वो थोड़ा हाइट पर रहता है। तो थोड़ा हाइट पर रहने से क्या होता है, ये किस लिए बनाए जाते हैं कि हमको स्पोर्ट्स वेयर, आपने देखे होंगे स्पोर्ट्स वेयर जब सिलेंगे और या कार की सीट्स या सोफे के कवर्स वगैरह जब बनाएंगे तो उनके गारमेंट में उस तरह की शेप देने के लिए आपको इस तरह के बेड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लैट बेड से ये सिलाई नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह के स्पेशल काम के लिए या स्मॉल एरिया को सिलने के लिए हम पोस्ट बेड या हाई पोस्ट बेड काम में लेंगे। और वो आपके इस तरह के होंगे ना, पोस्ट बेड। और ये आपका पोस्ट बेड है और ये हाई पोस्ट बेड है। तो इसमें आप आराम से, जैसे आप सपोज करो कि आपको कार का सीट का कवर है तो वो फ्लैट बेड पर नहीं सिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर आराम से सिल सकते हैं। और जैसे बैग्स हैं तो बैग्स के भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो आप यहाँ पे आराम से सिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीट ऑफ द आर्म बेड। तो फीट ऑफ द आर्म बेड में क्या होता है कि आप बेलनाकार शेप जो होती है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होती है, उनको आप आराम से सिल सकते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है। जैसे आपका ट्राउजर है तो ट्राउजर में क्या करते हैं, आप लैग की इनसीम लगा देते हैं और उसके बाद जब आउट सीम लगानी होती है तो वहाँ हम लेफ्ट सीम लगाते हैं। तो लेफ्ट सीम आप राउंड में कैसे लगाएंगे, तो उसमें आपका ये वाला बेड बिल्कुल सही काम आता है कि आपका जो लेग है ट्राउजर का वो यहाँ आता है और उसमें सीम लग के और वो पीछे की तरफ जाता जाता है। तो आपका इन सीम लगने के बाद आउटर सीम, वो भी लेफ्ट सीम आपकी इस बेड से आसानी से लग जाती है। अब है मशीन माउंटिंग। मशीन माउंटिंग क्या होती है कि जो मशीन का टेबल टॉप है ना, या जो मशीन का सतह है उसके ऊपर मशीन का पोजीशन कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मशीन को दो भागों में बांट सकते हैं, रेज माउंटिंग और सबमर्ज माउंटिंग। माउंटिंग देखिए, ये जो आपका मशीन का टेबल है, इस टेबल से आपका मशीन का पोजीशन ये है और यहाँ इस टेबल से मशीन का पोजीशन ये, मतलब जो आपका मशीन बेड है वो आपकी मशीन टेबल के बिल्कुल बराबर है। और यहाँ जो मशीन बेड है, दिस इज मशीन बेड, और ये आपका टेबल मशीन टेबल से काफी ऊपर है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मशीन का आधा पार्ट ऊपर है, आधा नीचे, और इसमें मशीन का पूरा पार्ट ऊपर है। तो इस तरह की जो होती है वो कहलाती है रेस्ट माउंटिंग, और इस तरह की जो होती है वो कहलाती है सबमर्ज माउंटिंग। रेस्ट माउंटिंग जो होती है वो आपकी किस काम के लिए जरूरत पड़ती है इनकी, ये हम यूज करेंगे इस तरह की माउंटिंग को। आपको एसेसरीज को फिक्स करना है, तो कोई मोटिफ है, बटन है, तो उनको फिक्स करना है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप देखते हैं ना, जब आप खुद हाथ से काम करेंगे तो आपने जैसे सिलाई करते हैं तो आपका जो गारमेंट है वो आपसे काफी दूर रहता है, लेकिन जैसे आप बटन लगाएंगे थोड़ा पास आ जाता है। तो जैसे आप उसमें कुछ मोटिफ लगाएंगे तो आपका पास आ जाता है। तो ये यही वाली सुविधा आपका ये देता है कि ये थोड़ा आपको, ये जो मशीन है थोड़ा आपका नजदीक आ जाती है। तो यहाँ आप एसेसरीज को फिट कर सकते हैं, बटन होल बना सकते हैं। तो उन काम के लिए हमको इस तरह के बेड की माउंटिंग की आवश्यकता होती है। और जो फ्लैट ये होती है सबमर्ज माउंटिंग, ये आपकी साधारण फ्लैट लॉक मशीन्स में बनती है। जो आपकी फ्लैट बेड मशीन्स होती है, जो आपकी सपाट सिलाई के लिए जो मशीन चाहिए होती है, उनमें आपकी सबमर्ज माउंटिंग होती है। कई बार इनको मिक्स कर देते हैं, माउंटिंग को और
आपके बैड्स को, लेकिन ये थोड़ा अलग है ना। देखिए यहाँ पर ये इसका लाइन स्केच है, आप लाइन स्केच इस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पर ये आपका टेबल टॉप है और टेबल टॉप के ऊपर आधा मशीन है आधा नीचे है। तो इस तरह का यदि मशीन का पोजीशन होगा तो ये कहलाएगी सबमर्ज माउंटिंग। और यहाँ से टेबल टॉप के ऊपर पूरा आपका मशीन है तो ये कहलाएगी आपकी रेस्ट माउंटिंग। तो इस तरह की माउंटिंग भी आपको काम करने में सुविधा प्रदान करती है, तो इसलिए ये आपके वर्क एड्स में इंक्लूड होंगे। देन है बंडल क्लैंप्स। जैसे आपका स्विंग वेयर हाउस कटिंग डिपार्टमेंट से आपका गारमेंट की कटिंग हो गई और कटिंग होने के पास आपके पास सारे कटिंग के बंडल्स आ गए। अब आपको मशीन पर उनको सिलना है। तो यदि सारे बंडल्स आपको मिलेंगे और आप उनमें से उसको लेके सिलेंगे, तो यदि वो हौच-पौच से मिलेंगे तो आप उनको ठीक से नहीं सिल पाएंगे या उसको हैंडलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमारे बंडल क्लैंप्स होते हैं जो क्या करते हैं, मशीन के जो गारमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पकड़ के रखते हैं ना। जैसे एक तरह के कंपोनेंट्स एक साथ रहेंगे, तो वो जो बंडल क्लैंप्स होते हैं ये बंडल के शेप के अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो जो बंडल के शेप होते हैं उनके अकॉर्डिंग बंडल क्लैंप बनेंगे। तो उसके ऊपर आप बंडल क्लैंप को रख देंगे और जो ऑपरेटर है वो एक एक आपका पार्ट लेके स्टिच करता जाएगा। तो इस तरह के बंडल क्लैंप्स होते हैं। जैसे ये ट्राउजर बंडल क्लैंप है, तो ये ट्राउजर का जैसे फ्रंट पार्ट है, आपने फ्रंट पार्ट पूरा इस तरह से हैंग कर दिया। अब ये यहाँ ऑपरेटर के पास चला जाएगा, ऑपरेटर यहाँ से लेके और एक एक पार्ट सिलता जाएगा और उसमें आप उसको जो भी वर्क करना वो करके नेक्स्ट मशीन पर पास कर देगा। इसी तरह से आप आजकल इस तरह के बंडल क्लैंप्स आते हैं। तो इसमें आप यहाँ से ये ट्राउजर का पार्ट आपका यहाँ पर हैंग हो रहा है और यहाँ से आप एक ऑपरेटर के से दूसरे ऑपरेटर के पास जा रहा है। तो इनको जो काम करना है वो करके बंडल आगे जाता जाए। तो इस तरह से आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए ये बंडल क्लैंप्स काम आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपका बंडल क्लैंप्स है। ये यहाँ से मैकेनिक ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ से आपका एक पार्ट लेगा, उसको स्टिच करके आपका यहाँ डाल देगा। ये इस डायग्राम में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपका बंडल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से आपने स्टिच किया और स्टिच करने के बाद स्टिच वाले पार्ट को आपने यहाँ रख दिया, तो इसमें आपको कम टाइम लग रहा है और यहाँ आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ से आप यहाँ से लेके इधर स्टिच करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ स्टिच करेंगे, तो ये हैंडिंग टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपका निडल क्लैंप, ये क्या आपके बंडल क्लैंप हुए। लेकिन अब आप स्टिच करने के बाद जब गारमेंट को वापस यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ भी आपको एक वर्क एड्स की जरूरत पड़ेगी और वो वर्क एड्स होगा आपका स्टैकर्स। स्टैकर्स क्या होते हैं कि आपका एक गारमेंट का एक कंपोनेंट में काम हो गया, अब उसको दूसरे मैकेनिक के पास भेजना है, तो आपके ये स्टैकर्स उसको लेके जाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि हैंडलिंग टाइम आपका 70% कम हो जाता है ना। तो ये दो तरह के स्टैकर्स होते हैं, एक लार्ज पार्ट स्टैकर और एक स्मॉल पार्ट स्टैकर। इस तरह के स्टैकर्स होते हैं। ये मशीन में जैसे ही ऑपरेटर ने एक कंपोनेंट को स्टिच किया, ये स्टैकर्स अपने आप उस कंपोनेंट्स को अपने पास ले लेंगे और फिर से बंडल बनाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ से ये वाला स्टैकर है, ये पार्ट को लेके और यहाँ रखता जाएगा और अब इसके बाद ये दूसरे ऑपरेटर के पास चले जाएंगे। तो क्या होता है कि बीच में आपका जो कंपोनेंट्स है उसको वापस से तय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल अच्छे से जिस फॉर्म में वो है वैसे के वैसे, बिना गंदा हुए, बिना आयरन मतलब बिना उसमें सलबट पड़े, आपका दूसरे ऑपरेटर के पास आराम से पहुंच जाता है। तो इससे हमारी क्या होती है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। स्टिकर्स के बाद आते हैं आपके बिन्स। अब आपका जैसे जो प्रोसेस में काम चल रहा था तब हमने स्टिकर्स काम में लिए। आपका एक कंपोनेंट में काम हुआ, फिर वो आपके दूसरे ऑपरेटर के पास गया, फिर दूसरे ऑपरेटर के पास काम हुआ, फिर वो तीसरे के पास गया। लेकिन जब ये फाइनल कंप्लीट हो जाता है काम, तो आपका ये जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो आपका कंप्लीट होने के बाद जब आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप उसको भेजेंगे तब हम बिन्स काम में लेंगे। तो ये आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और इस तरह के आपके ये बिन्स होते हैं। इनमें आप आपके जो गारमेंट कंप्लीट हो गया उसको रख के आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो ये प्लास्टिक बैग्स भी हो सकते हैं और इस तरह के बिन्स भी हो सकते हैं। अब जब आपका ऑपरेटर काम करता है स्विंग मशीन पर, तो जितना भी आपका प्रोडक्शन है
उसका सबसे ज्यादा टाइम गारमेंट को लगता है सिर्फ स्विंग डिपार्टमेंट में, और स्विंग डिपार्टमेंट में भी मशीन पर। अब यदि मशीन पर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको बैठने की जगह सही नहीं मिलेगी तो आपके काम करने में उसको दिक्कत होगी और आपका क्वालिटी वर्क नहीं आएगा। तो आपका जो ऑपरेटर है वो ढंग से काम कर सके, इसके लिए हमें उसको अच्छी चेयर प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो चेयर होती है वो एडजस्टेबल हाइट की होनी चाहिए और जो मशीन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब वो इस तरह की हो कि वर्कर जब उस पर काम कर रहा है तो यदि वो पैर से उसको थोड़ा पीछे भी जाता है यदि मशीन, तो आपके काम में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आपको जो चेयर की सारी क्वालिटीज़ हैं वो उसमें आपको देनी है, क्योंकि काम करते समय वो जिस भी पोजीशन में बैठेगा वो पोजीशन आपकी इफेक्ट डालेगी काम पर। तो इस तरह से आपका जो चेयर है वो आपका स्विंग मशीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए आपका चेयर आपका वर्क एड्स में इंक्लूड होता है, क्योंकि यदि आपको बैठने की जगह सही नहीं मिलेगी तो काम आप सही नहीं करेंगे और आपका हैंडलिंग टाइम, आपका प्रोडक्शन टाइम बढ़ेगा और प्रोडक्शन टाइम बढ़ते ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर यदि आप मशीन पर काम करते हैं तो आजकल सारी पावर की मशीन है, तो उस पर काम करने के लिए आपको ये मैट की ज़रूरत होती है। तो आपको ये जब आप ये मशीन पे काम करेंगे तो आपको प्रॉपर मैट भी प्रोवाइड करना है। ज़्यादातर जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है वो शर्ट बनाते हैं, तो रेडीमेड शर्ट्स जो आते हैं जीन्स शर्ट्स, तो ज़्यादातर जीन्स शर्ट बनाते हैं। और आप देखेंगे कि जो जीन्स शर्ट होती है, हम जो रेडीमेड शर्ट देखते हैं और यदि हम स्टिच करेंगे, हम बहुत अच्छा स्टिच करेंगे, उसके बाद भी वो फिनिशिंग नहीं आती है जो कि रेडीमेड शर्ट्स में आती है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये सारे वर्केट्स यूज करते हैं ना। आपका है प्रोफाइल फॉर कॉलर एंड कफ रन स्टिच। ये प्रोफाइल क्या होती है कि ये एक तरह का स्टिचिंग सिस्टम है। तो इस स्टिचिंग सिस्टम में क्या होता है कि स्विंग जिग्स होते हैं, स्टिचिंग जिग्स। तो उसमें दो प्लास्टिक की प्लेट्स होती है और उनमें होल्स बने होते हैं, तो उनमें होल्स में बिल्कुल गैप रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलाई होती है। तो स्टिचिंग जिग्स को ही प्रोफाइल भी कहते हैं। तो ये ज़्यादातर कॉलर और कफ के लिए यूज होती है, बाकी आजकल पॉकेट के लिए भी यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के ये फ्रेम्स होते हैं, ये टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसमें आपका कॉलर और कफ स्टिच हो जाता है। ये देखिए इस तरह की मशीन होती है, इसमें आपके ये है आपकी प्रोफाइल्स। इसमें आप कॉलर की 2 लेयर कट करके और आप इसमें रख देंगे और ये ऑटोमेटिक, बस आप मशीन चालू कर देंगे और ये ऑटोमेटिक स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ आप बहुत सारे कॉलर एक साथ स्टिच कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका फोल्ड होगा और ये स्टिच होगा। अब इसका वीडियो अभी इसमें रन होगा नहीं, अदरवाइज आप देख सकते थे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से आपका ये कॉलर स्टिच हो जाएगा। इसी तरह से आपके इसमें कफ स्टिच हो जाते हैं और पॉकेट भी लग जाता है। तो ये जो प्रोफाइल होते हैं, इसमें क्या होता है कि कॉलर के आपके दोनों कॉर्नर में सेम स्टिचिंग चाहिए, सेम पॉइंट्स चाहिए। आप मैन्युअली करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी। आप पॉकेट शर्ट में लगाएंगे तो उसके चारों कॉर्नर्स और जो आपके पॉकेट माउथ है उसकी फिनिशिंग बिना इसके नहीं आएगी। तो कफ में भी यही, कफ के भी दोनों तरफ की सिलाई, सारी सिलाइयां और दोनों कॉर्नर्स वो सारे सेम होने चाहिए और वो आपकी प्रोफाइल से ही आएगी। तो यदि आप प्रोफाइल यूज करेंगे तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अब है आपका स्विंग मशीन अटैचमेंट। तो स्विंग मशीन अटैचमेंट जितने भी होते हैं वो सारे हमारे वर्क एड्स होते हैं। तो स्विंग मशीन अटैचमेंट वैसे एक सेपरेट सब टॉपिक हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी थोड़ा। तो बेसिकली स्विंग मशीन अटैचमेंट क्या होते हैं कि ऐसे अटैचमेंट जो कि मशीन के साथ जुड़े होते हैं। तो मशीन के साथ जुड़ के यदि हमारे काम में सहायता देंगे तो वो स्विंग मशीन अटैचमेंट कहलाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़े वर्केट्स वो स्विंग मशीन के साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी सहयोग दे रहे थे, इसलिए वर्केट्स थे। लेकिन ये काम में सहायता करेंगे, लेकिन मशीन के साथ जुड़ के सहायता करेंगे, तो इसलिए इनको हम अटैचमेंट्स कहते हैं। तो स्विंग अटैचमेंट्स को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक, एक ये डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक अटैचमेंट, डायनामिक अटैचमेंट और सिंक्रोनाइज अटैचमेंट। ये अटैचमेंट कैसे होते हैं कि
ऐसे अटैचमेंट जो मशीन में फिक्स हैं, आप काम करते समय उनको हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सिलाई का काम कर रहे हैं और आपका थ्रेड कटर लगा हुआ है, तो आपकी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो इस तरह के आपके अटैचमेंट आपके कहलाएंगे स्टैटिक अटैचमेंट्स। और डायनेमिक अटैचमेंट्स होंगे जो आपको एक काम फिनिश करने के बाद आप उनको निकाल के रख देंगे। जैसे नट बोल्ट से लगेंगे, आपने स्क्रू से लगाया, फिर आपने उसको निकाल के रख दिया। और आपका सिंक्रोनाइज अटैचमेंट होंगे जो आप किसी और माध्यम से उसको लिंक देंगे और लिंक के बाद आपका मशीन काम करना शुरू करेगी। जैसे आपकी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है, आप कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन, आप कंप्यूटर से उसको लिंक देंगे और फिर आपका मोटिव बनेगा। तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और दूसरा हम इस तरह से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं कि पोजीशन अटैचमेंट, गाइड अटैचमेंट और प्रिपरेशन एंड फिनिशिंग अटैचमेंट। इसका मतलब होता है कि ऐसे अटैचमेंट जो हमें एक पोजीशन प्रदान कर रहे हैं। आपका जो कपड़ा है उसको पोजीशन देके फिर हमें दे रहे हैं और हम उसको उस फॉर्म में स्टिच कर देंगे। और गाइड वाले वो होते हैं जो हमें काम करने के लिए सिर्फ गाइड कर रहे हैं। और फिनिशिंग वाले वो होंगे जो आपको गारमेंट कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग से रिलेटेड एड्स प्रदान कर रहे हैं। तो पोजीशन अटैचमेंट क्या होंगे? जैसे आपका हेमर है, रफलर है, ये कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं अटैचमेंट। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैंने भी समझाने के लिए इतने ही लिस्ट किए हैं। जैसे हेमर है ना? अब तो हेमर में क्या होता है कि हेमर कहेंगे, ये आपका हेमर अटैचमेंट है। तो हेमर में ये कपड़े को फोल्ड करके दे रहा है आपको। इसका मतलब ये पोजीशन दे रहा है और पोजीशन देने के बाद वो सीम लग जाएगी। तो आपको जितना भी टर्न करना है वो आपको इसने टर्न करके दे दिया। आपको हाथ से टर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हाथ से टर्न करेंगे तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, है ना, और स्टिचिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको ये पोजीशन बना के दे रहा है और आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो आपको कितना मोड़ना है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज के हेमर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका रफलर, है ना। रफलर में आप क्या होता है, फ्रिल बनाते हैं। तो फ्रिल के लिए भी, फ्रिल के लिए कपड़े को मोड़ना है तो ये आपको ऑटोमेटिक मोड़ के देगा कपड़े को। तो इनको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये एक थोड़ा सब टॉपिक होगा। तो ये आपका फ्रिल बनाने का अटैचमेंट होगा। ये आपका बाइंडर, अब जैसे आपका फैब्रिक है उसके चारों तरफ आपको बाइंडिंग करनी है, तो ये आपको कपड़े की जो टेप है उसको फोल्ड करके दे देगा और वो तीसरा कपड़ा आके बीच में और दोनों को मिला के स्टिच हो जाएगा। जो आप टक्स बनाते हैं, तो टक्स में आप क्या करते हैं, कपड़े को मोड़ के और फिर आप टक्स बनाते हैं। ये आपको कपड़े को जितनी आपको विड्थ में चाहिए उतना यहाँ पर आपका ये विड्थ दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग विड्थ लेके और सिलाई लगा देगा। तो आपको इक्वल विड्थ मिलेगी और आपको मोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फैब्रिक। तो इस तरह से ये आपके वर्क एड्स का काम करते हैं, लेकिन मशीन में जुड़ के काम कर रहे हैं। ये आपका होगा गैदरिंग फुट। इससे आप गैदर्स बनाएंगे, तो गैदर्स बनाने के लिए जो आपको कपड़े को थोड़ा सा समेटना होता है, ये अपने आप समेटता जाएगा और गैदर्स बनते जाएंगे। ये आपका होता है जिपर फुट। अब देखिए, अटैचमेंट और विदाउट अटैचमेंट यदि हम काम करेंगे तो कितना फर्क पड़ता है इस चीज का। आप नॉर्मल मशीन से भी जिप लगा सकते हैं ना, लेकिन आपको क्या होगा कि जिप लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आप थक जाएंगे। हो सकता है आपको एक जिप लगाने में 1 घंटा लग जाए और वो भी फिनिशिंग से ना लगे। लेकिन यदि आप जिपर फुट से जिप लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए आप ये जो वर्क एड है, ये आपको काम को बहुत अच्छी क्वालिटी देने के लिए और जो आपका ये ऑपरेटर है उसको रिलैक्स करने के लिए आप ये जिपर फुट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का जिपर फुट आता है जो आप मशीन में लगा के और फिर आप जिप लगा सकते हैं, और इस तरह का जिपर फुट आएगा जो आप कंसील्ड जिप लगाने के लिए काम में आता है। ये कॉर्डिंग फुट, यदि आपको कॉर्डिंग वर्क करना है तो आपका इस फुट को लगाने से आपका कॉर्डिंग वर्क इजीली हो जाएगा। मतलब अलग से मशीन की जरूरत नहीं है ना। ये सर्कुलर अटैचमेंट है, यदि आपको गोलाई में सिलाई करनी है तो आपका ये गोलाई में वर्क करेगा। बटन होल प्रेशर फुट, ये सारे आपके अटैचमेंट्स होंगे। इससे आप बटन ये लगाने के, आप नॉर्मल मशीन में आप इसको लगाएंगे और बटन लगा सकते हैं। इसी तरह से आपके बटन होलर प्रेशर फुट है। ये बटन होलर प्रेशर फुट की प्लेट है। यदि आप बटन होल के लिए प्रेशर फुट चेंज करेंगे तो नीचे प्लेट में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना विड्थ आपको बटन होल के लिए चाहिए उतना ही प्लेट में भी जरूरत है। तो आपका ये प्लेट उस तरह का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बटन होल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अब
फिनिशिंग अटैचमेंट्स में क्या आते हैं आपके? पिंकिंग, प्रेसिंग अटैचमेंट, थ्रेड कटर, चेन कटर और टेप कटर। इनको मैं शॉर्ट में बताऊंगी। पिंकिंग, जैसे आपने स्टिचिंग किया तो आपका जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा उसको यदि आपको काटता गया तो आपकी ऑटोमेटिक फिनिशिंग आ जाएगी गारमेंट में। प्रेसिंग अटैचमेंट में जैसे आप ट्राउजर में लूप लगाते हैं, तो लूप लगाने के लिए एक तरफ से लूप लगा के उसको थोड़ा प्रेस करना होता है और उसके बाद आप दूसरी तरफ का लूप फिक्स करेंगे, तो उसमें साथ में एक अटैचमेंट लगाते हैं जो साथ के साथ उसको बेल्ट को प्रेस कर देता है। थ्रेड कटर, आपने स्टिचिंग किया, स्टिचिंग के बाद आपका थ्रेड ऑटोमेटिक कट गया तो आपका गारमेंट में फिनिशिंग रहेगी। अदरवाइज सिलने के बाद सारे थ्रेड आपके दिखाई देते हैं तो बाद में उनको ट्रिम करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यदि आप थ्रेड कटर यहाँ होगा तो आपका गारमेंट में फिनिशिंग आएगी और आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम चेन स्टिच करते हैं, चेन वाली सिलाई करते हैं, तो उसमें चेन कटर होता है जो इस तरह से आपको आपके धागे को काटेगा, जो कि एक चेन का जो लॉक है उसके बाद काटे, जिससे कि चेन आगे खुले ना। ठीक है। फिर आपका आता है टेप कटर। टेप कटर में क्या होता है कि जैसे हम बाइंडिंग लगाते हैं और बाइंडिंग जैसे आपकी खत्म होगी तो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ आपका फैब्रिक खत्म हो रहा है और वहीं से बाइंडिंग को कट कर देगा। तो वो टेप कटर इस तरह का काम करता है। फिर आपका आता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जब आपका स्विंग डिपार्टमेंट में आपका गारमेंट स्टिच हो गया, सारे अटैचमेंट्स से आपने काम में लिए, तो आपका बहुत क्वालिटी वाला गारमेंट बना। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जब वो आया है तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं, जो आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में गारमेंट को भेजने के लिए आपको ट्रॉली का यूज़ करना पड़ता है। और ये ट्रॉली इस तरह की होती है जिसमें आपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कंप्लीट गारमेंट को फिनिशिंग डिपार्टमेंट जाने के लिए आप इस ट्रॉली का यूज़ करेंगे। तो ये वीआईपी ट्रॉलीज होती हैं। फिर इसके बाद होता है जेड स्टैंड, मतलब आपका गारमेंट में जैसे सारी फिनिशिंग्स हो गई और फिनिशिंग के बाद आपको गारमेंट को रख के देखना है तो जेड स्टैंड काम में लेंगे। और एक होंगे एच स्टैंड, है ना। तो ये जेड स्टैंड इस तरह के होंगे जिसपे आप गारमेंट को हैंग कर सकते हैं आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। ये डबल रॉड वाले भी होंगे और ये सिंगल रॉड वाले भी होंगे, है ना। ये देखिए, ये वाला आपका सिंगल रॉड वाला है और ये वाला आपका डबल रॉड वाला है। इस तरह के स्टैंड होंगे, ये एच स्टैंड होंगे। फिर आपको क्या होता है कि जब आपका गारमेंट पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको पैकिंग के लिए जब भेजना है तो आपको हैंगर ट्रॉली चाहिए होती है। यदि हैंगर पैकिंग करनी है तो आपको हैंगर्स में लगा के उन गारमेंट को भेजना होगा, तो हम हैंगर ट्रॉली यूज़ करेंगे। और हैंगर्स को भी तो आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ेगा, तो एक एक हैंगर को कैसे लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपके हैंगर स्टैंड होते हैं, इसमें सारे हैंगर्स डाल के आप इजीली ले जा सकते हैं। फिर लास्ट में आपका क्या होता है कि आपके जो गारमेंट आपका पूरा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद आपकी फिनिशिंग भी होगी, फिनिशिंग के बाद आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर से आपको लोडिंग ट्रक में भेजना है, तो आपके कार्टून ट्रांसफर ट्रॉली इस तरह की होगी। तो अपना आज का ये जो चैप्टर था वो ट्रॉली से ही शुरू हुआ और ट्रॉली पर ही खत्म हुआ है। आपका जब कपड़ा आया तो ट्रॉली में आया, अब गारमेंट जब जाएगा तो भी वो ट्रॉली में ही जाएगा। तो ये आपका आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। और इस एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि आज हमने पढ़ा कि वर्केट्स क्या होते हैं, और वर्केट्स को हमने 4 भागों में बांटा। वेयर हाउस के वर्केट्स, कटिंग डिपार्टमेंट के वर्केट्स, स्विंग डिपार्टमेंट के वर्केट्स और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के वर्केट्स। उनमें और जो जो चीज़ें हमारे काम में सहयोगी होती हैं उनके बारे में हमने जाना, और उसके साथ ही हमने अटैचमेंट्स के बारे में समझा जो कि है वर्केट्स ही लेकिन मशीन के साथ जुड़ के काम करते हैं, इसलिए हम उनको अटैचमेंट कहते हैं, स्विंग मशीन अटैचमेंट। तो इसको पढ़ने के बाद आपको अब क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है जितने भी आपने आज वर्केट्स पढ़े उनकी, और उसके बाद आपको कोई भी एक गारमेंट लेना है और उस गारमेंट में आपको ये सोचना है कि इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कौन सा इसका काम है जिसमें हमें वर्केट की जरूरत पड़ेगी, और उस तरह का वर्केट्स हम बनाने की या कल्पना करने की कोशिश करें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीडीएस पार्ट 1। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी को क्वेश्चंस है तो? रॉबिन सर कोई
रही है? हाँ जी। हम चैट बॉक्स में देख सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है। ठीक है सर। सर चैट सर दिख नहीं रहा बैक करने का। चलो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ना एरोस का, जिससे आप स्लाइड ट्रांजिट कर रहे थे, उसमें बैक कर दीजिए लेफ्ट एरो से। ठीक सर। चैट बॉक्स नहीं दिख रहा मुझे। चैट होगा मैम नीचे लिखा हुआ। सर यहाँ दिख तो रहा है 50 चैट्स हैं, लेकिन वो शो नहीं हो रहे। हाँ आप शो हो गया, ठीक है सर। हाँ ठीक। तो बिन्स के बारे में यदि कोई पूछ रहा है तो बिन्स का मतलब है कि जब हमारा गारमेंट कंप्लीट स्टिच हो गया, तो कंप्लीट स्टिच होने के बाद जब उसको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेजना है, तो अभी तक तो क्या हम उसको बहुत केयरिंग से भेज रहे थे। तो केयरिंग से भेजने के लिए हम बंडल्स के लिए भी बंडल क्लैम्प्स बनाए हमने, और ना स्टैकर्स भी बनाए, जो कि हम काम के दौरान यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमारा गारमेंट कंप्लीट हो गया, तो हमें उसको इतना केयर से भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको एक साथ एक बिन में डाल के भेज सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग हुआ या बड़ा कोई प्लास्टिक का कंटेनर हुआ, तो उसमें डाल के हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे, क्योंकि वहां पे उसकी चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के बाद उसकी फिनिशिंग की प्रक्रिया होगी। तो वो जो इक्विपमेंट हम काम में ले रहे हैं वो बिन्स कहलाएगा। सर बाकी तो और क्वेश्चन है नहीं है चैट में। जी मैम। नहीं है सर, क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है मैम, तो एंड करें फिर? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम देने के लिए। ओके सर।